हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की सीटेट की तैयारी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की जो सीटेट की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जो तैयारी कर रहे हैं वो इस उद्देश्य से कर रहे होंगे कि इस बार आपको सीटेट में एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है। तो इसी सीरीज़ में आज हम हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस सेशन का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। देखिए, आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार आपको चारों क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती। इसलिए कई बार आपको प्रैक्टिस करते समय दूसरों की हेल्प चाहिए होती है। तो इसी कारण से आज हम हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेशन 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो पॉजिटिव वे में पूछा गया है या नेगेटिव वे में पूछा गया है। तो देखेंगे हमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नेगेटिव वे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि इनमें 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से 3 कथन सही हैं और 1 कथन गलत है। उस गलत कथन को हमें पहचानना है। पहला देखेंगे, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन का आंसर गैस करने की। चलिए देखते हैं। देखिए, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। सही बात है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक में कमी है इसलिए बच्चा त्रुटियां कर रहा है। कई बार कई और रीज़न भी होते हैं जिसके कारण बच्चा त्रुटि करता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। बच्चा त्रुटि कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षक में कमी होगी। तो ये तो हमारा ऑप्शन कैसा है, सही है कि त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कुछ चीज़ें सीखता है तो स्वाभाविक रूप से वो त्रुटियां करता है। इसलिए जो त्रुटियां हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं, एक पड़ाव होती हैं। ये भी हमारा ऑप्शन कैसा है, सही है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। देखिए, ये ऑप्शन हमारा गलत जा रहा है। क्यों जा रहा है कि त्रुटियां अगर हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भाषा नहीं आती। किसी को अगर किसी चीज़ का पूरा ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो त्रुटियां नहीं करेगा। त्रुटियों का कतई अर्थ नहीं होता कि बच्चा में भाषा की अज्ञानता है। तो ये हमारा ऑप्शन कैसा है, गलत है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा त्रुटियां करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, त्रुटियों के माध्यम से वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, ये भी सही है। हमें क्या छांटना था, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यही हमारा सही नहीं है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड देखेंगे, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है इसका, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ लिमिटेशन वाले वर्ड्स होते हैं, उनको हमें देखते ही ऑप्शन को काटना होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम इस ऑप्शन को गलत मान लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। कथन सही नहीं है, पहले हम देख लेंगे किस तरीके से आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। कथन सही नहीं है, इस तरीके से आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये तो सही है क्योंकि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। एक दूसरे से संबंधित होते हैं इसीलिए वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ये सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये ऑप्शन देखिए आपका गलत जा रहा है। क्यों, मैंने बताया था कि भाषा कौशल क्या होते हैं, एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। देखिए, 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत जा रहे हैं। यहाँ पर ये सही हो सकता था लेकिन अगर यहाँ ही नहीं होता। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, 2 गलत हैं, तो हमें यहाँ पर एनालाइज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा गलत है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। इन दोनों में से अगर हम एनालाइज करें तो हमें जो ऑप्शन ज़्यादा गलत लग रहा है वो ये वाला ज़्यादा गलत लग रहा है, क्योंकि भाषा कौशल तो क्रम में अर्जित किए जाते हैं।
तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको गलत करेंगे। यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा वो क्या सही जाएगा, ये वाला सही जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। अनुकरणीय मतलब दोहराने वाली होती है, मतलब बच्चा दोहरा कर सीखता है। तो बताइए बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? देखिए, मैंने एक भाषाविद आपको पढ़ाए थे, उनका नाम था नोम चॉम्स्की। उन्होंने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता मौजूद होती है। उस जन्मजात क्षमता को उन्होंने क्या बोला था? उस जन्मजात क्षमता को उन्होंने LAD बोला था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा सीखने का, भाषा अर्जित करने का यंत्र बोला था उन्होंने। तो हमारा नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट सही जाएगा। अगला देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का क्या अर्थ होता है? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग उद्देश्य होता है और प्राथमिक स्तर पर भाषा को सिखाने का अलग उद्देश्य होता है। यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाने का उद्देश्य होता है कि बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीख जाए। लेकिन वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चा जो है भाषा के विविध रूपों से परिचित हो जाए, भाषा के विविध रूपों से परिचित हो जाए, विविध रूपों से परिचित हो जाए। ठीक है, दोनों स्तर पर भाषा को सीखने का अलग अलग उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर होता है कि बच्चा भाषा का प्रयोग कर सके, उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है कि बच्चा जो है भाषा के विविध रूपों से परिचित हो जाए। विविध रूप कौन से होते हैं? नाटक क्या होती हैं, कहानी क्या होती हैं, एकांकी क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, और जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से उनमें बातों को एक्सप्लेन किया जाता है, ये सब चीज़ें बच्चा सीख जाए, यानी कि बच्चा जो है भाषा की विभिन्न छटाओं को सीख जाए, यानी कि विविध रूपों से परिचित हो जाए। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य होता है। लेकिन हमें चाहिए प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर हमारा देखिए भाषा का प्रयोग, ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा देखेंगे। अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, मतलब बहुत सुंदर सुंदर अलंकारिक भाषा को सीख जाए, वर्णमाला सीख जाए, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना। बताइए किससे मैच हो रहा है? यहाँ पर जो हमारा आंसर मैच हो रहा है उस उद्देश्य से, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चा भाषा का प्रभावी प्रयोग सीख जाए। अलंकारिक भाषा प्रयोग करने लगे, मतलब अलंकारिक भाषा ऐसी प्रयोग करने लगे क्योंकि वो इसका अर्थ ही ना समझ पाए, तो ऐसी भाषा का भी कोई मतलब नहीं है। केवल वर्णमाला सीख जाए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकती कि केवल वर्णमाला सिखाने के लिए हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, ये क्या है? हमारा गलत ऑप्शन है। साहित्य की रचना करने लगे, साहित्य की रचना करने लगे, ये हमारा जो उद्देश्य हो सकता है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें जो उद्देश्य होता है हमारा वो होता है कि बच्चा भाषा का प्रभावी प्रयोग सीख जाए। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? सबसे सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? बताइए, अगर आप प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन कर रहे हैं, यानी कि टेस्ट ले रहे हैं, तो आप इन चारों में से किसे महत्व देंगे, किसे पहले रूप में फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देंगे? पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा को, जांच सूची को, प्रश्नावली को। देखिए, अलग अलग टर्म होती हैं और हम इन टर्म को से आपको मतलब किसी दिन एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम ये सारी टर्म आपको बता देंगे। सबसे पहले जो सही इसका आंसर है वो जाएगा पोर्टफोलियो। देखिए, किसी भी तरीके के टेस्ट में, किसी भी तरीके के आकलन में अगर आपको पोर्टफोलियो दिया गया है कि आप पोर्टफोलियो से उसका आकलन कीजिए, तो वो आपका 99% ऑप्शन सही होता है। किसी भी आकलन के लिए पोर्टफोलियो जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है? बच्चे की प्रगति का लेखा जिसमें होता है, मतलब बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक बच्चे की क्या प्रोग्रेस रही है उसका जिसमें ब्यौरा होता है वही हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है। बच्चे की प्रगति का, बच्चे की क्रमिक, और लिख लीजिए बच्चे की क्रमिक मतलब लगातार, बच्चे की क्रमिक प्रगति
का जो लेखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके के आकलन के लिए हमारा पोर्टफोलियो वो होता है 99% हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, पोर्टफोलियो सही होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं वाइगोस्की, उन्होंने कहा है कि बच्चे के हर प्रकार के डेवलपमेंट में सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चे के भाषाई विकास में भी क्या होगा, सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो किसके अकॉर्डिंग है, वो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके भाषा सीखते हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, वाइगोस्की जी का है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण या बातचीत करना। आप इस क्वेश्चन का आंसर गैस करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सुंदर लिखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा, क्या पूछा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण सभी है लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। क्या सुंदर लिखने मात्र से भाषा सही हो जाएगी, नहीं। केवल सही वर्तनी यानी कि सही स्पेलिंग्स या फिर सही वाक्यों को लिख लेने से भाषा सही हो जाएगी, नहीं। शुद्ध उच्चारण मात्र से भाषा सही हो जाएगी, हम किसी भी वाक्य या किसी भी शब्द को सही उच्चारित कर रहे हैं तो क्या भाषा हमारी अच्छी होगी, नहीं। यहाँ पर एक सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है हमारा बातचीत करना। बातचीत करना एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हमारे चारों भाषाई कौशल डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो सुनना हो, बोलना हो, पढ़ना हो या लिखना हो, चारों ही भाषाई कौशल हमारे यहाँ पर डेवलप होंगे। तो भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बातचीत करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखो मैं चारों कौशल की बात क्यों कर रही हूँ, अगर हम ओरली ही कोई बातचीत कर रहे हैं तो क्या होगा, सुनना और बोलना हमारे डेवलप होंगे, लेकिन हम किसी पत्राचार के माध्यम से बातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पर लिखना और पढ़ना भी कौशल डेवलप होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हुई है, किसके, प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हुई है कि उनके भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पत्रिका सबसे महत्वपूर्ण है, पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है, समाचार पत्र सबसे महत्वपूर्ण है या बाल साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ जो चार ऑप्शन हैं उसमें से हमें हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चों के हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पत्रिका जो है वो हमारे उच्च प्राथमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। पाठ्य पुस्तकें मात्र होने से भाषा का विकास नहीं होता। समाचार पत्र ये भी हमारा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हमारे जो प्राथमिक स्तर है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो बाल साहित्य होगा। बाल साहित्य क्या होगा, छोटी छोटी कहानियों की बुक जो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हो, बहुत अच्छी उसमें चित्रकारी हो, वही हमारा क्या कहलाता है, बाल साहित्य। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, बाल साहित्य। अगला क्वेश्चन, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ या फिर गति। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको कई बार इनडायरेक्टली बता चुकी हूँ। मैंने बताया है कि चार भाषाई कौशल होते हैं, चारों में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। पढ़ना और सुनने में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो अर्थ ग्रहण करना होता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और सुनकर अर्थ ग्रहण करना। लिखना और बोलने में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो विचारों की अभिव्यक्ति होती है, बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति करना और लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति करना। तो बताइए, पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, अर्थ ग्रहण करना यानी कि अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा किया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए या अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ और मुझे बतानी है कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, जिसमें काफ़ी बच्चों ने मुझे ये वाला आंसर भी दिया था। 50% बच्चों ने ये वाला आंसर दिया था
और 50% बच्चों ने ये वाला आंसर दिया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने या जिन भी बहन भाइयों ने ये वाला आंसर दिया है वो अपने आप को करेक्ट कर लीजिए कि केवल शुद्ध उच्चारण से भाषा नहीं आ जाएगी। भाषा को सिखाने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना है। अभिव्यक्ति का अवसर कब मिलेगा? जब बच्चा बातचीत करेगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? बातचीत करना सही जाएगा। ठीक है, चलिए वापस चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर गैस कर लिया होगा। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए? बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा किया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए या फिर अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, किसी भी विषय की कक्षा क्यों ना हो, बच्चे की मातृभाषा को कभी हमें अस्वीकार नहीं करना है। हर कक्षा में बच्चे की मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए और बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को हम संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो हम देखेंगे चारों ऑप्शंस को। अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, तो हमारा ये आंसर कैसा है? गलत होगा। ये ऑप्शन हमारे लिए गलत है। अस्वीकार किया जाना चाहिए, अस्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए। स्वीकार किया जाना चाहिए, हाँ, किसी भी विषय की कक्षा क्यों ना हो बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार किया ही जाना चाहिए। अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा? स्वीकार किया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है कि बच्चे के विकास में समाजीकरण की भूमिका। क्या भूमिका होती है बच्चे के विकास में समाजीकरण की? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो 1 नंबर के लिए आप इस क्वेश्चन को तैयार रखेंगे कि बच्चे के विकास में जो समाजीकरण है उसमें जो हमारा प्रथम भूमिका होती है वो होती है परिवार की। पहली भूमिका होती है हमारे परिवार और पास पड़ोस की, और जो दूसरी भूमिका होती है यानी कि गौण भूमिका होती है, यानी कि सेकेंडरी रोल जो होता है, सेकेंडरी रोल जो होता है वो हमारा किसका होता है? विद्यालय और मीडिया का। यानी कि प्राइमरी रोल होगा परिवार और पास पड़ोस का, और सेकेंडरी जो रोल होगा वो विद्यालय और मीडिया का होगा। बच्चा क्या होगा? सबसे पहले परिवार से ही उसका डेवलपमेंट, उसका विकास होना शुरू होगा। जैसा उसके परिवार का माहौल होगा बच्चे के व्यक्तित्व वैसा ही होता चला जाएगा। पास पड़ोस का भी उस पर, उसके व्यक्तित्व पर असर पड़ेगा। उसके बाद पहले परिवार में रहेगा बच्चा, फिर पास पड़ोस में, फिर वो विद्यालय में जाएगा, उसके बाद वो किसी अदर मीडिया से जुड़ेगा। तो इसी प्रकार प्रथम भूमिका परिवार और पास पड़ोस की, द्वितीय भूमिका यानी कि गौण भूमिका विद्यालय एवं मीडिया की। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।